चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए जरा। अब अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिटर्मिनर। अभी हमने पढ़ा आर्टिकल, और अब अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिटर्मिनर्स। ठीक है। डिटर्मिनर्स वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर जिनके क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यू, और इसी का एक हिस्सा है आ फ्यू, और एक है द फ्यू। इसी से मिलता जुलता एक पार्ट है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। द लिटिल, ठीक। उसके बाद अगर और इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर देखना चाहें तो एक है ईच, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है एवरी। उसके बाद अगर और इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर देखना चाहें तो एक है सम, और एक है एनी। उसके बाद अगर और इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर देखना चाहें तो एक है मैनी, एक है मैनी ए, और एक हो गया मच। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं तो इन्हीं में से आ जाएंगे। यही है मोस्ट इंपोर्टेंट डिटर्मिनर्स। ठीक। कौन कौन सा? फ्यू है, आ फ्यू है, और द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ईच और एवरी, सम और एनी, और मैनी, मैनी ए और मच। ठीक। तो लिख लो, नाम लिख लो इनके एक बार, फिर देखते हैं। लिखे नाम। तो पहले तो इंपॉर्टेंट यही पढ़ने हैं, उसके बाद कुछ कचर पचर बचेगी तो उनको देख लेंगे। अटक रहा है क्या? अटक रहा है? इधर ऑनलाइन वाला बोलना, जरा आवाज सही आ रही है? मेरे थोबड़े भी दिख रहे हो? कमेंट ही शो नहीं हो रहे। बोलते तो भाई, आवाज आ रही है क्या? थोबड़े दिख रहे से? तो देखिए क्या है, फ्यू, आ फ्यू और फ्यू, लिटिल, लिटिल और द लिटिल, ईच और एवरी, सम और मैनी, सॉरी सम और एनी, मैनी, मैनी ए और मच। ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनको एक एक करके। सब 99% क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं, और इनमें आ जाएंगे। या तो आर्टिकल ए और एन और द हो गए, उनके अलावा ये इंपॉर्टेंट हैं, फिर छोटे मोटे कुछ होंगे उनको और देख लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हाँ सब नहीं, सब थोड़ा बाद में करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, और इसी से मिलता जुलता पार्ट है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। अगर ये वाले समझ में आ गए तो ये वाले आपको उसके साथ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक, ज्यादा तो नहीं है? नहीं हो भी तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना तो है ही। ठीक, देखिए जरा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, और आज ही थारो कल्याण हो जाएगा इनका मायने। कल्याण से मेरा तात्पर्य है कि तुम्हारे को मुक्ति मिल जाएगी, समझ में आ जाएगा। ठीक। देखिए जरा, फ्यू का मतलब, इसका इस्तेमाल हम काउंटेबल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? और काउंटेबल भी कैसा होगा? काउंटेबल भी प्लूरल। आफ्यू का इस्तेमाल भी हम काउंटेबल के लिए करते हैं, और काउंटेबल भी कैसा होगा? प्लूरल। दाफ्यू का इस्तेमाल भी हम काउंटेबल के लिए करते हैं, और काउंटेबल भी कैसा होगा? प्लूरल।
अंतर है क्या कुछ? इसका मतलब अगर हम ये कहें कि फ्यू, एफ्यू और द फ्यू तीनों में एक जो कॉमन चीज है कि तीनों का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? काउंटेबल जो कि प्लूरल है, काउंटेबल जो कि प्लूरल है, काउंटेबल जो कि प्लूरल है। तो फिर अगर तीनों ये एक साथ ही आ जाएं, इसका मतलब आज के बाद अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे जिसमें अनकाउंटेबल चीज आई हो, तो वहां आप फ्यू, और द फ्यू का यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कभी भी इसका यूज नहीं होगा। तो फिर क्या करें? इस काउंटेबल और प्लूरल में इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमेशा कैसा सेंस देगा? नेगेटिव सेंस देगा। कैसा सेंस देगा? नेगेटिव। ये हमेशा आपको कैसा सेंस देगा? पॉजिटिव। ठीक है। और ये कैसा सेंस देगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन इसमें साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कंप्लीटनेस का भाव देगा। इसका कंप्लीटनेस, इसमें कंप्लीटनेस का भाव होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंप्लीटनेस। अगले 4 मिनट तुम सिर्फ मेरी बात सुनना ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको क्या? नंबर 1, पहली बात कि फ्यू का यूज किसके लिए? काउंटेबल यानी जो प्लूरल होगा, आ फ्यू जो काउंटेबल प्लूरल होगा, और द फ्यू जो काउंटेबल प्लूरल होगा। पर क्या है कि इस वाले का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? नेगेटिव के लिए। इस वाले का इस्तेमाल पॉजिटिव के लिए, और इस वाले का इस्तेमाल किसके लिए? नेगेटिव या पॉजिटिव के लिए। लेकिन भाव कैसा होना चाहिए? कंप्लीटनेस का भाव होना चाहिए। कैसा? कंप्लीटनेस का। एक उदाहरण दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक कहानी नहीं सुना रहा, ये काम आएगा उसमें, देखना। 3 मित्र हैं, 3 भाईला, 3 दोस्त, 3 फ्रेंड, 3 साथी, कुछ भी मान लो। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, और एक का नाम सी है। ठीक। इस बी के पास मान लो 5,000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 5,000 रुपए हैं इस बी के पास। और इस ए को 1,00,000 रुपए की जरूरत है, 1,00,000। कितने रुपए की जरूरत है इसको? 1,00,000। ये तो फोकटी है, इसके पास कुछ नहीं है, जीरो बैलेंस वाला है, अकाउंट खाली है इसका। अब ये ए वाला क्या करता है? ए वाला व्यक्ति इस बी के पास जाता है। ध्यान से सुनना। ये ए वाला व्यक्ति इस बी के पास जाता है और इसको जाके कहता है, यार मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है, तू 1,00,000 रुपए उधार दे दे। ठीक है, समझ गए? ये ए वाला व्यक्ति किसके पास गया? बी के पास गया, और इसको जाके कह रहा है कि मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है, मुझे तू 1,00,000 रुपए उधार दे दे। आदमी ईमानदार है। अब देखो, जीरो तो नहीं है, पैसे तो इसके पास कितने? 5,000। लेकिन आदमी 1,00,000 मांगने आया, उसको 5,000 रुपए दोगे तो बताओ उसकी कीमत पॉजिटिव हुई कि नेगेटिव? कोई वैल्यू नहीं है। तो ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास नहीं है, कि रुपए तो है ना, कितने? 5,000। तो ये कह रहा है आई हैव, सुनना ध्यान से, आई हैव फ्यू रुपीज, मेरे पास फ्यू रुपीज हैं, कुछ ही रुपए हैं। तो आई कैन नॉट गिव यू, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आई कैन नॉट गिव यू, नहीं दे सकता मतलब मीनिंग कैसा है? नेगेटिव। तो जब सेंस नेगेटिव है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल कर दिया? फ्यू का इस्तेमाल कर दिया। समझ गए आगे बात? ये तब है जब वाक्य में कैसा सेंस होगा? नेगेटिव सेंस होगा। तो ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल कर देंगे? हम फ्यू का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक, क्लियर है? दूसरा मान लो सेंटेंस ऐसे लिखूं मैं, कुछ भी नहीं हो, वाक्य सिंपली ऐसा है, आई हैव ब्लैंक रुपीज, आई हैव ब्लैंक रुपीज। इसमें ना आपको पता लग रहा है नेगेटिव है, ना लग रहा पॉजिटिव है। तो जिंदगी में कभी अपनी तरफ से किसी वाक्य को नेगेटिव, वैसे भी जिंदगी में कभी नेगेटिव सोच, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आप चुपचाप क्या करें? वहां ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल कर दें? आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? ऊपर वाला वाक्य नीचे वाला समझ में आया? ऊपर वाले में क्या करें? आई हैव ब्लैंक रुपीज सो आई कैन नॉट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास क्या है? फ्यू रुपीज है, रुपए है ही नहीं, ना के बराबर है। क्लियर हो गया? और दूसरे में आई हैव फ्यू रुपीज। अब ये भाई साहब, इसके पास से तो काम चला नहीं, एक डी और बैठा था कोई, तो उसके पास चला गया।
उसके पास गया कि भाई मुझे रुपए दे दे, इसको किसी को 1 लाख रुपए देने होंगे, उसके पास बोला मेरे को रुपए दे दे, बोला यार मेरे पास तो 95,000 रुपए ही हैं। कितने? बोले तो 95 दे, बाकी मैं किससे ले लूंगा? से ले लूंगा। इसका मतलब 95 की व्यवस्था इसकी यहां से हो गई कि नहीं हो गई? जो 95,000 की व्यवस्था इसके पास यहां से हो गई, तो इसको कितनी और चाहिए? 5 और चाहिए। कितने चाहिए? तो इसको पता था 5 तो कहां मिलेंगे, लेकिन सी फुकरा है, इसके पास कुछ ही नहीं है। ये सी अगले दिन भी बड़ा बेचारा ईमानदार आदमी है, ये सी अगले दिन पहुंच गया, बोले यार 5,000 रुपए चाहिए मेरे को। बोले जा, तो ये 5,000 किसको दे दिए इसने? इसका मतलब इसके पास अब कुछ भी नहीं है। तो ये वापस इसके पास आया, ला 5 दे दे, तो 5 तो दे दे। तो ये क्या बोलेगा बताओ? जितने भी रुपए मेरे पास थे मैंने सी को दे दिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जितने भी हैं वो सारे के सारे, द फ्यू रुपीज विच आई हैड, जितने भी मेरे पास रुपए थे, आई हैव गिवन टू मिस्टर सी, वो सारे के सारे मैंने किसको दे दिए? मिस्टर सी को दे दिए। इससे क्या समझ में आई कि द फ्यू का इस्तेमाल तुम लोग तब करोगे जब उसमें कंप्लीटनेस का भाव होगा। फ्यू का इस्तेमाल तब करेंगे जब मीनिंग कैसा होगा? नेगेटिव। और जब कुछ भी नहीं है, ना कंप्लीटनेस है ना नेगेटिव है, ऐसे वाक्य में किसका इस्तेमाल करेंगे? आ फ्यू का इस्तेमाल कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल सुनाता हूं, सुनिए ध्यान से, इसी को इंप्लीमेंट करते हुए आप बताना जरा। मैं कह रहा हूं देयर आर ब्लैंक स्टूडेंट्स इन द क्लास, इतना ही वाक्य, कुछ नहीं बोला मैंने। देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, बोलो क्या करेंगे? फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू? There are blank students in the class, so I cannot teach. मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि कक्षा में क्या है? few students हैं। Blank students who are sitting in the class, blank students who are sitting in the class are very intelligent. जितने भी कक्षा में स्टूडेंट बैठे हैं सारे के सारे बहुत ही होशियार हैं। इसको नेगेटिव भी बोल सकता हूं। Blank students who are sitting in the class are not intelligent. होशियार नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? तो जरा 3 वाक्य वापस लिख रहा हूं, जरा देखना। There are blank students in the class. ठीक? There are blank students in the class, so I cannot teach. So I cannot teach. Students who are sitting in the class are very intelligent. Students who are sitting in the class are not intelligent. देखो, इन 4 सेंटेंस से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी जो बात मैंने आपको समझाई है। पहला वाला वाक्य देखो जरा क्या कह रहा है, उधर दोबारा देखना। फ्यू, आफ्यू और दाफ्यू के लिए कॉमन कंडीशन क्या है? तीनों का यूज किसके लिए होगा? काउंटेबल कैसा? प्लूरल। और अगर मीनिंग नेगेटिव है तो फ्यू, पॉजिटिव है तो आफ्यू, और अगर कंप्लीटनेस है तो पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो। अब जरा देखिए, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसमें आपको कुछ नहीं पता लग रहा, सिंपल सेंटेंस है। जिंदगी में बात अपने दिमाग में डाल लो कि कभी भी अपनी तरफ से किसी वाक्य को नेगेटिव नहीं मानना। इसका मतलब सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस है तो इसमें किसका इस्तेमाल कर दिया हमने? आफ्यू। अटक गई क्लास। दूसरा देखिए, दूसरा देखो, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास सो आई कैन नॉट टीच। कैसा मीनिंग है? मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि क्लास में स्टूडेंट क्या है? कम है, ना के बराबर है। इसका मतलब मीनिंग कैसा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव मीनिंग है तो किसका इस्तेमाल कर दिया? फ्यू का इस्तेमाल कर दिया।
स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन द क्लास, जितने भी बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं, इन द क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, वो सारे के सारे क्या हैं, बहुत ही होशियार हैं। तो किसका भाव है, कंप्लीटनेस का भाव। इसका मतलब किसका इस्तेमाल करेंगे, द फ्यू। और स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन द क्लास, वो बच्चे जो क्लास में बैठे हुए हैं, आर नॉट इंटेलिजेंट, इसका मतलब किसका भाव है, कंप्लीटनेस का। किसका इस्तेमाल कर दिया, द फ्यू का। और सुनो वाक्य, आई हैव ब्लैंक बुक्स टू रीड, सिंपल वाक्य है, आई हैव ब्लैंक बुक्स टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें हैं। क्या करेंगे आप, भले तुम्हारे मन में आ रहा हो नहीं सर मेरे पास तो ना के बराबर है, उससे मतलब नहीं है। सिंपल अगर सेंटेंस आएगा उसमें कुछ लिखा नहीं होगा तब तक तुम्हारे को क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है। आप यू नहीं मतलब पॉजिटिव मानना है, कभी भी अपनी तरफ से वाक्य को नेगेटिव सोच नेगेटिव रखनी, भले कुछ भी नहीं आता फिर भी एग्जाम में पास ऐसा नहीं होता है, ठीक तो इसका मतलब अपनी तरफ से सोच को नेगेटिव नहीं रखना है। तो अगर सेंटेंस ये है आई हैव ब्लैंक बुक्स टू रीड, इसका मतलब क्या करेंगे आप, ऐसी कंडीशन में किसका इस्तेमाल कर देंगे, आफ यू। दूसरा सेंटेंस सुनना, आई हैव ब्लैंक बुक्स सो आई कैन नॉट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसका मतलब मीनिंग क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यू। ब्लैंक्स बुक्स विच आई हैव, जितनी भी किताब मेरे पास हैं, आर ऑफ इंग्लिश मीडियम, वो सब की सब कौन से मीडियम की हैं, तो क्या हो जाएगा, द फ्यू। ऐसे भी तो बोल सकता हूं, ब्लैंक बुक्स विच आई हैव आर नॉट इन इंग्लिश मीडियम, तो क्या हो जाएगा, द फ्यू। बात समझ में आ गई क्या, अरे बात क्लियर हो गई। अगर मीनिंग नेगेटिव है तो, पॉजिटिव है तो, और कंप्लीटनेस है तो तीन ही बात याद रखनी है, फ्यू का मतलब नेगेटिव, आ फ्यू का मतलब पॉजिटिव, और द फ्यू का मतलब कंप्लीट। बस और कुछ सोचना ही नहीं इन क्वेश्चन को हल करते हुए। जब भी कभी तुम्हारे दिमाग में ये संशय पैदा हो कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में से मुझे किसका इस्तेमाल करना है, तो फ्यू का इस्तेमाल तब करेंगे जब मीनिंग कैसा होगा, नेगेटिव। आ फ्यू का यूज तब करेंगे जब मीनिंग कैसा होगा, पॉजिटिव। और द फ्यू का यूज तब करेंगे जब मीनिंग कैसा होगा, कंप्लीटनेस। ठीक है, समझ गई बात, हुआ ये बात क्लियर होगी क्या, बिल्कुल समझ। अब कैसा भी वाक्य देख लो तुम, तुम्हारे सामने कैसा भी सेंटेंस आए, मान लो सेंटेंस ये आए, आई हैव ब्लैंक बॉटल्स, बोलो क्या करोगे, ऑफ यू। आई हैव ब्लैंक बॉटल्स सो आई कैन नॉट प्रोवाइड यू, ब्लैंक बॉटल्स विच आई हैव आर ऑफ कौन सी कंपनी, किसी का प्रचार क्यों करें, आर ऑफ जेड कंपनी, बताओ, द फ्यू। अब कैसे घुमा लो वाक्य को, क्या फर्क पड़ रहा है, समझ गए, क्लियर हो जाएगा। तो फ्यू का मतलब नेगेटिव, आ फ्यू का मतलब पॉजिटिव, और द फ्यू का मतलब कंप्लीटनेस। ठीक, ऑल फॉर टुडे, इतना ही बहुत है। अच्छा सुनो, ये सारा का सारा सेम का सेम सिस्टम लागू है लिटिल है लिटिल और द लिटिल पे। लगा क्लोज, आ नहीं रहा उधर नेटवर्क, ठीक है, थैंक यू। सुबह जब भी, अच्छा टेलीग्राम देख के आया करो तुम जब भी आते हो तो, है ना, एक बार जरूर देख लिया करो टेलीग्राम में संदेश।